हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर। आज हम बात करेंगे उदयपुर, जो विश्व प्रसिद्ध एक शहर है और टूरिज़्म के नाम से ज़्यादा फेमस है, मतलब। और यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, नदियाँ, पहाड़, झीलें, ये तो मतलब झरने, ये तो मतलब आपको पूरे विश्व में इससे बढ़िया जगह कोई नहीं मिलेगी। कई बार उदयपुर का कंपैरिजन होता है तो कश्मीर से भी होता है और बाहर के कई देशों के टूरिस्ट पॉइंट से होता है। लेकिन उदयपुर फिर भी एक बहुत ही अच्छा शहर है। वो बात अलग है कि अब जो प्रबंधन है वो थोड़ा इसको बिगाड़ने में लगा हुआ है। खैर, मैं आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर पी.आर. व्यास, जो यहाँ उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, डिपार्टमेंटल हेड थे ज्योग्राफी के, और पर्यावरण पे और प्राकृतिक संसाधनों पे आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। और अभी मैंने इनको इसलिए बुलाया कि उदयपुर की जो नदी है, ख़ास तौर से आयड़ नदी, बहुत बड़ी नदी तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी नदी है, और उसमें जिस तरह का डेवलपमेंट का काम यहाँ के नगर निगम ने किया है और स्मार्ट सिटी के नाम से जो पैसा आ रहा है उसका जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है, उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करेंगे। और बाकी उदयपुर का जो भी प्रकृति है उसके साथ तो उनका लगाव है ही है, पर विशेष बात यह है कि ये नदी को किस तरह से इन्होंने मतलब तहस नहस किया है, उसके ऊपर अधिक बात करेंगे। तो मैं अब ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए प्रोफेसर व्यास को ये माइक देता हूँ, आप उनके विचार सुनें। प्रोफेसर व्यास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे बुलाने पर उदयपुर मतलब आप पधारे, और ये एक खुशकिस्मती है हमारी भी और हमारे दर्शकों की भी कि आप जैसा विद्वान आदमी जो है हमारे इस स्टूडियो में आकर के बात कर रहा है। लीजिए। सभी को नमस्कार। विशेष रूप से हमारे हिम्मत सेठ साहब, जिन्होंने पिछले 90 के दौर से हम इनको देख रहे हैं, पिछले लगभग 3 दशक से जिस तरह से उदयपुर की पर्यावरण को लेकर के चेतना जागृत की है, मैं निश्चित रूप से हृदय से इनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसी अलग जगह है जो इस प्रदेश को कुछ आगे ले जा कर के आने वाली धरोहर के लिए हम हमारी इस प्राकृतिक धरा को कैसे बचा सके, कैसे संरक्षण कर सके, इसके लिए इन्होंने एक बीड़ा उठाया है और हमें भी उसमें शरीक करने का ही प्रयास कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इनके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। काफ़ी लंबे समय से मैं समता संदेश को पढ़ता आ रहा हूं। हमारे चंडालिया जी हमारे साथ थे, हेमेंद्र सिंह, और उनके साथ भी हमने कुछ लेखन कार्य भी किए, जुड़ते रहे, वार्ताओं में सम्मिलित हुए, यहाँ भी वार्ताओं में आए। तो एक पूरी एक टीम काम कर रही है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम ऐसे पर्यावरण पर जो कार्य कर रहे हैं उनके साथ जुड़ रहा हूँ। थैंक यू सर। जहाँ तक आज जिस विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं वो विषय है उदयपुर शहर की जो प्राकृतिक धरोहर है, नेचुरल हेरिटेज है, नैसर्गिक सौंदर्य जो प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में दिया है, उसका संरक्षण कैसे करें। ये एक ऐसा कहना चाहिए कि पर्यावरण वेताओं के लिए हमेशा एक मंथन और चिंतन का विषय रहा है। विगत कुछ वर्षों में विकास का एक दौर चल रहा है और होना भी चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। एक पर्यटन नगर है, पूरे विश्व का जाना माना शहर है, जिसमें पर्यटन का आकर्षण है, पर्यटक यहाँ आते हैं। लेकिन एक दुख की बात यह है कि कुछ लोग पता नहीं क्यों
बाहर के देशों की एक कॉपी करना चाहते हैं। कोई वेनिस की कॉपी करना चाहता है, कोई क्या जरूरत है? जो वेनिस अस्तित्व में नहीं था जब उदयपुर स्थापित हुआ, ये आहट स्थापित हुई, यहाँ सभ्यता विकसित हुई। कितने वर्षों पहले आपके यहाँ आर्कियोलॉजिकल साइट्स देख लीजिए, कितने वर्षों पहले यहाँ सभ्यता ने जन्म लिया। फिर हम उस दौर में जा रहे हैं कि हम उनकी कॉपी करें। क्यों? वो उदयपुर की कॉपी करें तो समझ में आवे। यहाँ जितना भी एक कहना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको यदि देखें तो यह एक मानव मस्तिष्क की उपज नहीं हो सकती। ये प्रकृति का उपहार है, ये हमारा प्राकृतिक कहना चाहिए हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज है, प्राकृतिक धरोहर है। ये प्रकृति प्रदत्त है, किसी के बस की बात नहीं है कि आयड जैसी नदी हम डेवलप कर दें। प्री कैम्ब्रियन युग की अरावली पर्वतमाला जो गोंडवाना का भाग रहा, कठोर भूभाग, हिमालय की रचना भी बाद में हुई। 33 सागर था। तृतीय युग में हिमालय यही गोंडवाना लैंड था, जो दक्षिण के पठार का जो शीर्ष भाग है वही अरावली है, और उधर से तिब्बत का पठार जो एशियन, उससे हमारा लॉरेंशिया का पार्ट था। तो हम उसको तो देखें, जियोलॉजिकल एज में जाएं, थोड़ा देखें, अध्ययन करें, अपने मस्तिष्क को उस तरह दिशा में ले जाएं, सोचें। ऐसा प्राकृतिक स्वरूप विश्व में कहीं नहीं है जो इस उदयपुर शहर को मिला है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम उस सभ्यता के अंग रहे और जीवित हुई, यहाँ पल्लवित हुई, यहाँ मानव जीवन का पोषण हुआ। अब आ जाते हैं मूल पर। भोराट का पठार सबसे कठोरतम भूभाग है अरावली का। 991 मीटर की हाइट के ऊपर इस आयड़ की एक छोटी सी धारा के रूप में गोगुंदा के पास से आयड़ प्रस्फुटित हुई, और वो यह उस ढाल से लेकर के यहाँ 580 मीटर की जो MSL हमारी उदयपुर की है, लगभग उस 580 मीटर तक, ये देख लीजिए आप, 1000 से 500 यानी 400 से 410 मीटर की उस ग्रेडियंट से वहाँ से प्राकृतिक प्रवाह आया, और कितनी छोटी छोटी धाराएं मिलकर के इस आयड़ का रूप लिया, जिसमें मदार के दोनों डैम बने, छोटा बड़ा, फिर तूर की पाल आई, फिर चिक्कलवास की, वहाँ से हमने डाइवर्ट किया इसको, और यहाँ फतेह सागर को फीड करने का प्रयास किया। ये सारा सब जो बैकग्राउंड यदि टोपोग्राफिकल हम देखें तो बहुत सुदृढ़ स्वरूप है। अब ये समझ में नहीं आता, जब आहड़ का दोहन होने लगा, इसके लेवीज दोनों तरफ के जो किनारे हैं वो लुप्त होने लगे, तो आवाज़ उठी कि आयड़ नदी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। ये अच्छी बात है कि इसके ऊपर विचार किया गया, और विचार करके इसको संरक्षित करने का प्रयास भी किया। ये भी बहुत अच्छा कदम है। हम इसके अंदर जितने भी यहाँ एनकरेजमेंट हुए उस पर दखल दे करके उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन क्या दिशा सही है? हमें लेवीज को रोकना था, दोनों तरफ के तट के दोनों तरफ जो जितना भी एनकरेजमेंट है उसको रोकना था, अतिक्रमण को रोकना था, नदी के दोनों प्राकृतिक किनारे हैं उसको रोकना था, उसमें जो प्राकृतिक प्रवाह है वो आबाद रूप से रहे उसको रोकना था। उस पर हमने कॉलोनी बसा दी, उस पर हम बात नहीं करते। कहाँ गया गुमानिया नाला के यहाँ दोनों तरफ सीमेंटेड था, ठीक है, हम स्वरूप सागर से पानी आता और गुमानिया नाला में बह करके हम यहाँ तक देखते हैं, अलीपुरा के पास में आयड़ में मिल जाता है। दूसरे नाले कहाँ गए? कहाँ गए? वहाँ गंगू के कुंड तक पानी आता था, वो प्रवाह कहाँ गया? नहीं है। तो ये जो प्रवाहित होने वाले प्राकृतिक प्रवाह, जो जिसकी एक मैं कब टोपोग्राफिकल शीट्स देख रहा था और उसमें भी देख रहा था कि कौन से ऐसे नाले हैं जो इसमें आकर के मिल रहे हैं, तो यदि यूँ देखा जाए लिस्ट में तो बहुत कुछ। चोर बावड़ी नाला है, कहाँ गया? लुप्त हो रहा है। इसी तरह से सुखेर का नाला है, कहाँ गया? कॉलोनियाँ बसा दी, तालाब भी नष्ट हो गया। रूप सागर का तालाब नष्ट हुआ, कॉलोनियाँ बनी। गोवर्धन सागर का नाला था। जब आप प्राकृतिक प्रवाह पे तो काम कर नहीं पाए, उस प्राकृतिक प्रवाह को ला नहीं पाए, अब नदी में बैठ करके, जहाँ नदी का जल सतह पर बहता है, जिस पर चट्टान होती है, जिसे हम रिवर बेड कहते हैं, वो प्रवाहित जल सरिता में उसी पर चलता है जिस चट्टान पर वो पूरा इरोडेट करके मिट्टी को काटती हुई धारा चलती है, और 16 किलोमीटर बाद उदय सागर में जाकर मिल जाती है। कितना बढ़िया सुंदर प्राकृतिक एक स्वरूप था। ग्रेडियंट के ऊपर आपको कुछ नहीं करना,
प्रवाहित जल सीधा उदय सागर तक जाता है। अब उस उदय सागर तक जाने वाले जो स्वरूप था पूरा नदी का, सरिता का, उसको हमने बदल दिया। हम नदी पेटे में ही बैठ गए, वहाँ आप छोटी सी एक नाली का स्वरूप दिया, हास्यास्पद स्थिति। कहाँ गई मानसिकता? अरे आपको तो दोनों ले है, दोनों तट, प्राकृतिक तटबंध को, स्वरूप को विकसित करना था, उसको थोड़ा सी मेंटेन कर सकते थे, कहीं कोई क्षतिग्रस्त हुआ है, एनकरेजमेंट रोकना था। आप तो नदी में ही जा बैठे, नदी में निर्माण कर रहे, नदी में टालियाँ वो लग रही है, टाइल्स लग रही है, आप वहाँ क्या गार्डन बना रहे हैं? अरे जो गार्डन है उसका तो हम संरक्षण कर नहीं पा रहे हैं। कहते हैं नदी में घूमेंगे, यहाँ वेनिस बनाएंगे। अरे किसका वेनिस बनाओगे भाई? हमारी स्थिति ये है कि हम उदयपुर को वो सोचे उदयपुर की कॉपी करने की, और वो कर नहीं सकते, तो हम उसकी क्यों करते हैं? यूँ तो हम बहुत विदेशों की आलोचना करते हैं, ये इटली है, ये फ्रांस है, ये यहाँ है, ये वो आ गए, ये हो गए, और हम उसकी कॉपी करने निकल गए। बड़े गर्व से कहते हैं वेनिस बना देंगे। क्यों बना देंगे? वाई आर यू थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन? वी शुड नॉट कॉपी टू द अदर सिटी। वाई वेनिस क्यों बनाए? उदयपुर की कॉपी कोई करे तो समझ में आए, वो कॉपी कर नहीं सकते। ऐसा प्राकृतिक प्रवाह हो नहीं सकता जो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। और आने वाले टाइम में 58 मीटर अंटार्कटिका जब पिघलेगा, 58 मीटर जल स्तर बढ़ जाएगी समुद्र की, तो वेनिस तो कहीं जाएगा, उदयपुर कहीं जाने वाला नहीं है। ये गोंडवाना का पार्ट है, प्री कैम्ब्रिज एज की चट्टाने हैं, इतना प्राकृतिक स्वरूप यहाँ है, ये कहीं समुद्री आगोश में नहीं आएगा, वो आएगा सबसे पहले। फिर उसकी कॉपी क्यों करें? न उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले रहे हो, न उसका फ्यूचर ले रहे हो। टॉक अबाउट द फ्यूचर। आने वाले समय में जो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी, उसका स्वरूप क्या होगा? भाई आपके चारों तरफ तो पूरा प्राकृतिक स्वरूप है। आण्या मगरा 1013 मीटर का है, सज्जनगढ़ है 938 मीटर की हाइट पर, बड़ी का मगरा है, काला मगरा है 863। ये टॉपोशिट से सर्वे ऑफ इंडिया, पीआर व्यास अपने आप में नहीं कह रहे, ये तो सर्वे ऑफ इंडिया की डेटा है कि ये सब चीज़ें कहाँ से है। ये सब चीज़ें प्रकृति ने दी है, बरसों लगे, करोड़ों वर्ष लगे। रॉक्स आर दी बुक्स एंड फॉसिल्स आर दी पेजेज। ये चट्टाने हैं, ये पुस्तकें हैं, ये युगों की कहानी कहती है। और इसमें पाए जाने वाले जीवाश्म वो क्या है, वो ही उसकी डिटेल देता है कि यह सभ्यता कब आई, प्राकृतिक वनस्पति कब आई, जीव जंतु कब आए। और अब तो जीव जंतु परेशान होकर सड़कों पे आ गए। हमारे टॉप रिसोर्ट थे, टॉप शिखर थे, उसके ऊपर अपन ने रिसोर्ट बना दिए। अरे वो लिस्ट तो बना लो कि कौन रिसोर्ट बनाते हैं, उस पर तो हम काम नहीं करते हैं। उनको तो रास्ता दिखाते हैं कि इस पहाड़ी पे चढ़ जाओ और यहाँ कर लो। और एक और दौर चल रहा है, जियो हेरिटेज के साथ में जियो टूरिज्म भी आ गया। हम उन देवी देवताओं के जो स्थल है, आराध्य देव है, हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और पूरे एक तरफ जाकर के पूरा शुद्ध मन से हम उनकी अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन उन स्थलों को भी हम टूरिज्म के आगोश में ले लिया। वहाँ भी हर आदमी पहुँचने के लिए अप्रोच बना करके हम झूले फूले सब लगा रहे हैं। क्यों? जिसको जाना है, आराधना करना, वो बैठे जाए। क्यों 5 मिनट में जावे, 5 मिनट में आवे का रास्ता बता रहे? ये क्या है भाई? ये जो एक नेचुरल नीमच माता था, इसको खत्म कर दिया। उधर आपके जल बुर्ज के वहाँ था, वहाँ झूला, वहाँ खत्म कर दिया। वाई? अरे आपको प्लानिंग करनी थी तो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर क्यों? ये वेस्टर्न पार्ट झीलों के दोनों तरफ जो है वेस्टर्न पार्ट, उसको तो सुरक्षित रखो। नदी में बैठ के टाइल्स लगा रहे हो, पहाड़ियों के टॉप पर लोगों को रिसोर्ट बनाने दे रहे हो, क्यों? क्या हो रहा है? और ये पूरी नियोजन की मैं पुस्तक लाया हूँ, जिसके अंदर कहीं नहीं लिखा है कि आपको, हमारे प्लानिंग में ही नहीं है, आयड की प्लानिंग में ही नहीं है कहीं आयड नदी का, कहीं गवर्नमेंट से कोई प्लान किया हो मास्टर प्लान में। ये मास्टर प्लान ऑफ दिस उदयपुर सिटी, ये है, लीजिए सर, मास्टर प्लान उदयपुर सिटी का है। और इसके अंदर पूरा यदि गहन रूप से अध्ययन करें तो हमारी प्लानिंग का पार्ट ही नहीं है। जब प्लानिंग ही नहीं किया कि आयड नदी को हम वेनिस बनाने की सोचेंगे, क्यों? ऐसा क्या हो गया? आप उसको सुरक्षित करिए, उसके प्राकृतिक प्रवाह को, उसको आप रिजर्वेट करिए, उसको आपको थोड़ा सा तैयार करिए, पानी वहाँ तक पहुँच सके, प्राकृतिक प्रवाह नदी तक पहुँच सके। लेकिन हम तो इस नदी के स्वरूप को बदल रहे हैं। मैं उसका पॉलिटिकल इश्यू पे बात नहीं करूँगा, किसने किया, कितना पैसा लगा, कौन कर रहा है, वो बात छोड़ दीजिए। हम तो प्रश्न मूल पर आ गए हैं कि
क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों कॉपी कर रहे हो वेनिस की? ये ज्योग्राफिकल इश्यू है, ये नेचुरल इश्यू है। प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण का नेचुरल इश्यू, जो हमारा एक ऐसा इश्यू है जिसमें आने वाली सभ्यताओं को दे, हमें आने वाली जेनरेशन को कुछ देना है भावी पीढ़ी को, तो इसको कम से कम जो प्राकृतिक धरोहर है उसको संरक्षित करके दीजिए। बाकी आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आने वाला समय बहुत ही चिंताजनक हो जाएगा, हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा यदि हमने इन झीलों के अस्तित्व के बारे में, यहाँ की नदी, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का संरक्षण नहीं किया। ये एक बड़ा इशू है और इस पर बहुत ही अच्छी विचारधारा वाले लोगों से भी हम पूरा एक ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। मैं तो सेठ साहब को कहता हूँ कि आपने इसी इशू को हम आगे बढ़ाते हुए करें। कहाँ गए जहाँ रेजिडेंशियल कॉलोनीज बन गई है, ख़ास तौर से पूर्वी भाग का पार्ट ज़्यादा खराब हो। इधर तो वेस्टर्न में तो लेक्स थी तो थोड़ा बहुत बच गया, इसलिए प्रवाह आ रहा है। भोराट प्लेटों का भी प्रवाह आ रहा है। वो तो जिसको हम कह रहे थे ये पिछड़े हुए लोग हैं, वो पिछड़े हुए नहीं हैं। उन्होंने मकान दूर दूर पर हिलोक्स पे बनाए हैं, चितरे हुए हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाई, उन्होंने महल खड़े नहीं किए। वो तो समृद्ध लोग हैं। जिन आदिवासियों को हम कहते थे वो एरिया पिछड़ा हुआ नहीं है। नैतिकता की दृष्टि से वो बहुत समृद्ध है। नैतिकता हमारी खत्म हुई, हम लोग ज़्यादा विकसित हो गए, हम लोग ज़्यादा, हमें सुविधाएं चाहिए, वी वांट टू गेट मोर, हमें अतिरिक्त चाहिए। और जब अतिरिक्त चाहिए तो नेचुरली वो आसपास के सारे प्राकृतिक धरोहर का दोहन करेगा। और ये दोहन को रोकने वाले नहीं हैं, लिस्ट में रोज नए जुड़ जाते हैं, अतिरिक्त पैसा आता है वो दोहन शुरू हो जाता है। इस दौर को रोकना होगा भाई, आराम से इसको हम आगे के लिए सोचें, भावी पीढ़ी के लिए सोचें। यह है प्राकृतिक 16 किलोमीटर के ऊपर उदय सागर बनाया। और इन सागरों की रचना ऐसे नहीं हुई। जब उदयपुर का उद्भव हुआ तब देखिए ये सारे कब बने। ये यदि इनका इतिहास उठा करके देखेंगे तो पिछोला 16वीं शताब्दी का है। और किसने बनाया? राणा लाखा साहब ने। राणा लाखा के शासनकाल में ये बना। फिर उसके बाद में आ जाइए फतेह सागर 15वीं सदी में, और इसमें भी ये 1515वीं सदी के बाद, और इसके बाद में 2 दशक और निकले, 2 शताब्दी निकली लगभग। 1884 से 1923 के मध्य में ये बना और महाराणा फतेह सिंह जी ने इसको तैयार किया। और इसकी ऊंचाई भी 15 मीटर 0.24 मीटर है, और लेकिन इसका वर्ग मीटर 2.58। ये ऐसा एक प्राकृतिक स्वरूप हमने तैयार किया। तो फतेह सागर ये जो देख रहे हैं आप सीन में भी है। इसी तरह से पिछोला जिसका मैंने अभी उदाहरण दिया, इसी तरह से उदय सिंह जी ने 1559 से 1565 के मध्य में एक ऐसा, इसी नदी के प्रवाह को देखते हुए 16 किलोमीटर पर, उदयपुर के 16 किलोमीटर आगे जहाँ से बेड़च प्रारंभ होती है, वही बेड़च आगे जा कर के कहाँ मिलती है? त्रिवेणी में। त्रिवेणी में 3 नदियों के संगम विगोद के पास है, जहाँ मेनाल और इधर से ये नदी आकर के बनास और बेड़च तीनों रचना करती, पूरा प्राकृतिक स्वरूप है। त्रिवेणी के बाद जिसपे आगे जाके बिशनपुर आज डैम बना है, और पूरे 2 बड़े नगरों को, 3-4 बड़े नगरों को कर, और वो ही आगे जाकर के चंबल में मिलती है। और चंबल आगे जाकर के यमुना प्रवाह और गंगा प्रवाह का एक पार्ट है उदयपुर में। सर समाप्त करा। हाँ, और ये बाकी छोटी प्राकृतिक नदियाँ, सहायक नदियाँ बेड़च के साथ गंभीरी वगैरह ये सब मिलती है। तो मेरा कहने का है कि हम इस नेचुरल जो रीजन है इसको समझने का प्रयास करें, प्राकृतिक धरोहर को समझने का प्रयास करें, इसके संरक्षण का प्रयास करें। वो लोग जो इसके बारे में चिंता रखते हैं, निश्चित रूप से थोड़ी उस दिशा में सोचना पड़ेगा कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज, जियो हेरिटेज। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। आने वाला समय अच्छा रहे, भावी पीढ़ी को हम कुछ दें, इसके संरक्षण की बात करें। बाकी ये सब मलबे में विहीन हो जाएगा। ये मलबा जो है, ये जमा जितना भी अभी काम हुआ है, ये सब जाएगा, क्योंकि आपने तली के ऊपर ऐसा काम किया। तली पर नहीं कर सकते, दोनों किनारों पर लेविस को संरक्षित करना था, हमने तली के ऊपर बनाना शुरू कर दिया। तो सरिता को छोटी नाले में क्यों परिवर्तित कर रहे हैं? काहे का यहाँ तो स्टीमर चल सकते हैं, यहाँ नहीं चल सकते। जब तक दोनों किनारों को लेवीज को संरक्षित नहीं करेंगे, प्राकृतिक प्रवाह को नहीं आने देंगे, नहीं आ सकता है। ये कल्पना ही बेकार है, ये सोच ही बेकार है। हमें इस दिशा में सोचना पड़ेगा, आगे भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद व्यास साहब। आपने बहुत ऐतिहासिक बात से लगा करके अभी तक की बातें कही।
लेकिन मेरा एक बड़ा ऐतराज़ है, और वो ये है, आपने कहा कि मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा, लेकिन सही में देखा जाए तो आयड का जो विनाश हुआ है वो राजनीति के चलते ही हुआ है। और राजनीतिज्ञ जो हैं वो अपने बुद्धि से काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कल भी एक पोस्ट आई थी, उसमें मैंने लिखा था कि अगर आप ठेकेदारों के कहने से योजना बनाएंगे और उनके कहने से अगर आप निर्माण का काम करेंगे नदी में या नालों में या झीलों में, तो आपको वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे। आज तक हमने नहीं देखा किसी भी नदी के अंदर कि नीचे पत्थर लगा करके, टाइल्स लगा करके और उसके ऊपर से पानी बहाने की कोशिश की हो। नेचुरल नदी है, नेचुरल बहना चाहिए। क्यों, मेरे तो समझ नहीं आता ये किसने सोचा कि पत्थर लगा देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि अगर आप अभी भी, मतलब हमारा तो कहना है अब जो लगे हुए हैं उनको भी हटा दो, नहीं तो पानी अंदर जाने से ही बच जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर जो चाहिए। सेठ साहब, ये जो आप कह रहे हो ये बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, कि तली अंडरग्राउंड वाटर अगर नहीं रेज हुआ, अगर लेवल रेज नहीं हुआ, तो हमारे सबके ये जो पंप, ये जो हमने हैंड पंप और ट्यूबवेल लगा रखे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे और पानी की बड़ी किल्लत हो जाएगी। ये पता नहीं क्यों, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बाकी नाम भी ले सकता हूँ मैं। परिणाम ऐसे मूर्खों का ये निर्णय है कि क्या कहें, मतलब। एक मिनट मैं बोलूँ इस पे। ये नियोजन करता नहीं है सर, ये संहार करता है। ये इसका एक रिवर का ही एक विभत्व रूप शहर के सामने देना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई गंभीरता रही होगी कि रिवर पेटे के ऊपर क्यों हम वॉकिंग ट्रैक बना रहे हैं, क्यों हम वहाँ टाइल्स लगा रहे हैं। हमें तो समझ में आज तक ही नहीं आया। जब भी मैं निकलता हूँ ये बात जरूर सोचता हूँ। तो साहब इतना नहीं था। ये प्राकृतिक प्रवाह जो होता है उसी से नेचुरल आसपास में बिल्कुल सब्जियां, फलों की खेती होती थी, फूलों की खेती होती थी। वो कहाँ गए? वो तो हमने बर्बाद कर दिए। एक भी गार्डन डेवलप इधर तो नहीं किया, लेकिन हम लोग उसके जो प्राकृतिक प्रवाह था उसको रोक दिया। यदि उसके प्राकृतिक प्रवाह रोक करके नदी में खड़े रहे, अंदर जाकर के कल्पना करें कि ये प्राकृतिक रह जाएगा, ये सब प्रश्न नहीं उठता। इसको राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ के सोचें। दरअसल बात यह है सर कि ये जिन्होंने दिमाग लगाया ना, उन्होंने गुलाब बाग में भी दिमाग लगाया। कमल तलाई को नीचे जो है पत्थर लगाया, पूरे टाइल्स लगाए। अब कमल तलाई में जो पत्थर लगाया उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उससे जो सीपेज होता था पानी का, और उससे सारा जो है आगे तक पानी फिर उस नाले में बहता था, वो सब बंद हो गया। तो ये जो पता नहीं कौन, ये मैंने तो कहा ही कि ठेकेदारों को तो मज़ा आता है, पैसे मिलते हैं उनको, तो आप जो भी मर्जी उनसे करा लो। अरे यार ये ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा, उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि हर चीज़ की DPR बनती है और DPR बाहर से बनवाई जाती है। क्यों हमारे यहाँ जो इंजीनियर है पढ़े लिखे नहीं है क्या? ये भोंट है सब, इनको कुछ नहीं आता है कि ये DPR भी नहीं बना सकते। जो काम आपको करना है उसकी DPR तो आप बनाओ, एस्टिमेट आप बनाओ उसका, क्यों बाहर से बनवाते हो? और जब बाहर से बनवाते हो तो वो तो जितना ज़्यादा खर्च होगा उतना ही ज़्यादा बनाएगा उसी तरह से। और एक एक चीज़ की DPR 3-3, 4-4, 5-5 बार बनी है, चाहे वो रोड का मामला हो, एलिवेटेड रोड हो, चाहे नदी हो। 25 साल हो गए इस नदी को, छोटा सा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का कुल एरिया है, और हम जो है 25 साल से इसको कुछ भी नहीं कर पाए। हर बार कोई नया आदमी आता है, जैसे MLA साहब अभी आए, ताराचंद जी जैन साहब, उन्होंने कहा कि हम सब अतिक्रमण हटा देंगे, सर्वे कराओ। अरे भाई 4 बार पहले सर्वे हो चुका है, तुम भी करवा लो सर्वे, लेकिन हटाओगे कब ये बता दो, डेट दे दो कि इस तारीख को ये सारे अतिक्रमण हट जाएंगे। अभी 1-2 दिन पहले मैं उनको सुन रहा था, अम्बालाल नहीं, छोगालाल जी को, वो कह रहे थे जिन्होंने अतिक्रमण कर लिए, मकान बना लिए, उनसे पैसे ले लो, टैक्स ले लो, उसको क्यों हटाते हैं बेकार। और वो बेचारा जो
उसका अवैध कह करके और मकान गिरा दिया बिना इजाज़त, मतलब किसी फैसले के, रातों रात उस लड़के का जिसने हत्या कर दी थी। उस समय याद नहीं आया आपको कि पैसे ले लो और मत गिराओ, और ये सब बुलडोज करने में लगे रहते हैं आप तो ये सारी बातें हैं। खैर बहुत लंबा हो गया है ये, अब मैं इसको समअप करता हूँ। तो ये एक्चुअली तो ये जो बातें कही हैं आपने अभी कि भाई नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको नेचुरल वे में ही विकसित करें, और आसपास में मतलब उनके किनारों पर अगर आप कुछ कर सकते थे, रिवर फ्रंट बनाते, दोनों तटबंध, दोनों तटों को सुरक्षित करते, दोनों तटों को सुरक्षित करके कोई रिवर फ्रंट बनाते, लेकिन वो तो जगह ही नहीं छोड़ी आपने। कॉलोनी अब रिवर फ्रंट ही है हमारी, रिवर की अंदर जाके काम करने लग गए, सरिता के पेटे पे काम कर रहे हो, वो नाली बना रहे हैं, उसका क्या अरे करोड़ों रुपए का आपका टारगेट दूसरा करो ना, ये नदी पे क्या काम कर रहे हो यार? नदी के ऊपर तो काम वही करना जो इसके संरक्षण का हो, उसके अंदर आप ऐसा निर्माण कार्य क्या कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आता है। तो बहुत लंबी लंबी बातें हैं ये, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये नागरिकों के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप नहीं चाहते तो लगभग 70-75 करोड़ रुपए तो इस नदी पे खर्च हो चुके हैं। इतने में तो देवास थर्ड फोर्थ और बन जाता है मेरे समझ में, और अगर समय से बनाया होता देवास तो 35 करोड़ की कुल योजना थी, और चारों चरण पूरे हो जाते हैं। लेकिन हमने इसको राजनीति में फंसा करके और उसका सत्यानाश किया। इसीलिए मैं कह रहा था कि राजनीति नहीं ही सत्यानाश कर रहा है सारा, और राजनीति के बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता है। तो राजनीति जब तक ठीक नहीं होगी, दिमाग, लोगों के मस्तिष्क ठीक नहीं होंगे, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, सब नष्ट भ्रष्ट होगा। तो इसी बात के साथ, इसी नोट के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ, और आपसे ये अपील करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन दबाएं, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें और सुझाव दें। ये चर्चा, कमेंट और सुझाव हमारे को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए अग्रसर करेगी। एनवायरमेंटल इश्यू पर सर जो पूरी सीरीज है उसको अपन करें, ताकि हाँ एनवायरमेंटल एक पूरी सीरीज बिल्कुल सीरीज करेंगे इसके ऊपर। और आज तो खैर वो इशू नदी का भी चल रहा है, इसलिए इसके ऊपर बात की, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो नेशनल वर्ल्ड इशू है वो भी, और बाकी जो जियो टूरिज्म उदयपुर के लिए जीरो टूरिज्म हमारे देश के लिए जो जरूरी है, हमारे शहर के लिए जो जरूरी है, उन पे भी बात करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने अंत तक इस वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद। व्यास साहब पधारे और आपको ये सारी आनंद आ गया सर, और ये सब बताया। कौन बात करता सर प्रकृति के संरक्षण की, कौन बात करे? बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज हैव अ नाइस डे।